सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे ट्रांस ईस्ट एशिया कॉरिडोर के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे एक कॉरिडोर क्या है, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से इसका क्या संबंध है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत इस कॉरिडोर के माध्यम से न सिर्फ चाइना को काउंटर कर सकता है, पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में भारत की उपस्थिति को मजबूत कर सकता है, बल्कि भारत यहां पर कई तरह की चीजों का निर्यात करके अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी गति से आगे बढ़ा सकता है। तो समझेंगे आखिर ये पूरा टॉपिक क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे चीन के जासूसी नेटवर्क के विषय में और देखेंगे कि चाइना ने अफगानिस्तान में क्या किया है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ट्रांस एशिया कॉरिडोर के विषय में। थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं, जिससे टॉपिक पर हमारी कमांड मजबूत हो सके। अब देखिए थोड़ा सा इंडिया का मैप, और यह आपको कोस्टल स्टेट दिखाए गए। इन कोस्टल स्टेट में डेवलपमेंट क्या हुआ है, अच्छा हुआ है। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ से व्यापार ज़्यादा होता है। ठीक इसी तरह यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर विकास ज़्यादा होने का कारण यह है कि यहाँ पे जो जनसंख्या है, यहाँ के जो संसाधन है, इसका उपयोग सुनिश्चित कर पाएँ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने पूर्वोत्तर भारत को देखें तो यहाँ पर जो विकास हुआ है वो कम हुआ है। इसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये है कि इसकी कनेक्टिविटी का कम होना। आपको पता है कि पूरे भारत से यह सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ता है। इसी के कारण भारत के सामने एक अवसर यह समझ में आया कि क्यों ना यह जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, इसको हम जोड़ दें पूरब के देशों के साथ, अर्थात म्यांमार के साथ जोड़ दें, थाईलैंड के साथ जोड़ दें, और इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार के विचार को अपनाते हुए हमने अपनाया लुक ईस्ट पॉलिसी, अर्थात पूरब की ओर देखने की पॉलिसी। लेकिन यह जो पॉलिसी थी, यह जब अपनाई गई उस समय भारत के पास जो विकास के अवसर थे काफी कम थे। समय था यह 1990 का दशक, और 1990 का जो दशक था, इसके जो प्रारंभिक वर्ष थे, आपको पता है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं थे। हमारे पास इस समय जो फॉरेन रिजर्व था, विदेशी मुद्रा का भंडार था, वह काफी कम था। तो भारत ने जरूर अपनाया लुक ईस्ट पॉलिसी, लेकिन हम इसको बहुत मजबूत तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। समय आगे बढ़ा और फिर हमने कहा कि नहीं, अब लुक ईस्ट पॉलिसी से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें अपनाने की जरूरत है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और हमने अपनाया भी। और उसी के तहत हमने यह प्रयास किया कि यह जो आपका मोरे वाला क्षेत्र है, इंडिया का है, यह जो तामू वाला क्षेत्र है, म्यांमार का है, और फिर ये देखिए यह भी आपका म्यांमार का क्षेत्र है, और उसके बाद यह जो थाईलैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर एक स्थान है माइसोटे, इसको जोड़ दिया जाए। और इसको जोड़ने के लिए हमने एक कॉरिडोर की जो है कि संकल्पना विकसित की, और इस संकल्पना पर 3 देश आगे बढ़े। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी, यहाँ पर हमें सहयोग मिला जापान का। जापान का भी हम मैप आपको दिखा देते हैं, इससे टॉपिक पर आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है जापान, और जापान जो है कि चाइना को इस क्षेत्र में काउंटर करना चाहता है। किस क्षेत्र में? यह जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है। तो उसने कहा कि ठीक है, इंडिया इधर से कॉरिडोर बना रहा है, हम भी कॉरिडोर बनाएंगे, और उसने भी कहा कि हम यहाँ से कॉरिडोर बना रहे हैं, और इस तरह से यह एक कॉरिडोर बन जाता है जिसका नाम है ट्रांस ईस्ट एशिया कॉरिडोर। इसी को हमें डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजों को और देखिए। यहाँ पर चाइना है, और यह चाइना क्या करता है, दक्षिण पूर्व एशिया के जो छोटे देश हैं उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। और भारत के सामने हमेशा ये चुनौती रहती है कि आखिर यह जो देश हैं, इनके साथ अपने संबंधों को कैसे हुआ आगे बढ़ाए।
तो भारत ने भी ये समझा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत से इनकी अर्थात इंडिया से इनकी कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए। इससे क्या होगा, इन देशों के साथ जब हमारा व्यापार बढ़ेगा तो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बल्कि इन देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं वह रणनीतिक रूप से मजबूत होंगे। और इसी के तहत क्या हुआ, यह देखिए एक कॉरिडोर बनाने की संकल्पना जो कि इंडिया के मोरे से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पर जो यांगून है म्यांमार का यहाँ तक आएगी, और इसको देखिए फिर माइसोटे, यह जो आपका थाईलैंड का क्षेत्र यहाँ तक आएगी। तो यह तो रहा आपका एक कॉरिडोर। उसके बाद एक कॉरिडोर जो कि जापान बना रहा है, ये देखिए वियतनाम से लेकर और यह इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये भी क्या होगा, यांगून तक आएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्षेत्र जुड़ जाएगा एक कॉरिडोर में। तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो देश हैं इनके साथ जो भारत और जापान के संबंध हैं वो काफी अच्छे हो जाएंगे, आने वाले समय में लाभ भी होगा। ये बस इतना ही नहीं रुकेगा, हम इसमें ये भी करेंगे कि ये देखिए आपको ये पता हो तो यहाँ पर थाईलैंड का एक क्रा कैनाल है, क्रा नहर है। अगर हम क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं तो देखिए ये रहा आपका क्रा कैनाल का एरिया, यहाँ से अगर हम जोड़ देंगे तो यह जो आपके आइलैंड वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर जो देश हैं वो भी उनसे क्या होंगे, हम जुड़ जाएंगे। तो इंडिया के जो साउथ में जो पूर्वी कोस्टल पे हमारे पोर्ट हैं वहां से व्यापार करने के लिए हमारे पास रास्ता क्या होगा, बहुत सिंपल होगा, जो है कि हम यहां से ऐसे पहुंच जाएंगे। दूसरा हमारे पास यह वाला विकल्प है। तो आने वाले समय में हमारे पास संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। आपको पता है कि यह जो आपका म्यांमार का क्षेत्र है यहां पर आएंगे, यह जो दक्षिण वाला क्षेत्र है यहां पर भी एक पोर्ट है, और इस पोर्ट को हम देखिए यहां पर एक जो पोर्ट है जिसका नाम है, ये रहा आपका लियाम चाबांग जो है कि पोर्ट, इससे जोड़ देंगे। तो जब यह दोनों पोर्ट जुड़ जाएंगे तो इससे क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र में हमारे लिए व्यापार करना काफी इजी हो जाएगा। अब थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं जिससे आप टॉपिक को समझ सकें। भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हमने 1990 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया, और इस समय जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे वह थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और उन्होंने कहा कि जो दक्षिण पूर्व के देश हैं उनके साथ हमें संबंधों को तेजी से विकसित करना चाहिए, क्योंकि यह वह देश थे जो 1990 के दशक में तेजी से एशिया में उभर रहे थे, और भारत को इस समय अपनी विकास के लिए भी आवश्यकता थी ऐसे देशों की। और उसी के तहत हमने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। उद्देश्य हमारा यह था कि हमें आर्थिक विकास करना है, और हमारा छुपा हुआ जो एजेंडा था वह था शक्ति संतुलन स्थापित करना। आपको पता है कि यह जो 1990 का दशक है इस समय तक आते आते कोल्ड वॉर अर्थात शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, और जो वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य थे शक्ति संतुलन के वो बदल चुके थे। अब कोई भी एक पावर नहीं था, ऐसे में जरूरत थी भारत को अपनी मजबूती दिखाने के लिए, और भारत ने एक अवसर के रूप में उसको लिया और कहा कि हमें क्या करना है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। और इस नीति का एक उद्देश्य यह भी था, जो हमारा उत्तर पूर्व भारत है वहां पर विकास की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि इसी समय हमने उदारीकरण निजीकरण की पॉलिसी भी अपनाई थी, तो भारत को जरूरी था कि यहाँ के जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वह भी भारत में आकर निवेश करें, और भारत का बना हुआ सामान यहाँ तक भी पहुंचे। समय आगे बढ़ा, समय आया अगस्त 2014 का, और हमारे उस समय की जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, वो सिंगापुर के दौरे पर गईं, और उन्होंने कहा कि अब हमें लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे बढ़ना चाहिए, और यहां से प्रारंभ होता है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अर्थात हमें क्या करना है, जो हमारे पूर्व के साथ है उसके साथ एक्ट को बढ़ाना है। इसी एक्ट पॉलिसी के लिए जो है कि यह हुआ कि इससे अगर हम क्या कर लेते हैं, इस एक्ट पॉलिसी को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमारा एशिया प्रशांत क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और इस पूरे क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग लेकर सहभागिता को बढ़ाकर राजनीतिक सांस्कृतिक कूटनीतिक जो संबंध है उनको मजबूत किया जा सकता। तो इसके लिए जरूरत थी कि सभी देश मिलकर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करें,
व्यापार को बढ़ावा दें, स्किल डेवलपमेंट को करें, शहरी विकास को करें और जो जितने भी कनेक्टिविटी के प्रपोजल हो सकते हैं, विकास योजनाएं हो सकती हैं, उस पर आगे बढ़ें, अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा दें और नागरिक सहयोग को बढ़ावा दें। और ऐसा ही किया गया। और ऐसा करने के लिए हुआ क्या कि अप्रैल 2002 में यांगून में जो है कि परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में यह डिसाइड किया गया कि क्यों ना हम क्या करें कि भारत म्यांमार को जोड़ने के लिए एक जो है कि हाईवे का निर्माण करें। और इसी हाईवे को बनाने के लिए क्या हुआ, म्यांमार जो है कि म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक एक हाईवे बनाया जाना था, जिसको मैंने आपको मैप में दिखाया और उसी को कहा गया कि हमें विकसित करना है। इसको विकसित करने का जो विचार आया था 2002 में आया था, 2012 में फिर बैठक हुई, लेकिन इस पर जो काम चालू हो पाया 2016 से व्यवस्थित जो है कि काफी व्यवस्थित तरीके से हो पाया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। इस संकल्पना का आधार यह है कि ये जब हाईवे बन जाएगा तो इससे न सिर्फ माल और सेवाओं का आवागमन सुनिश्चित होगा, बल्कि विचारों का भी आवागमन होगा और सांस्कृतिक रूप से भी यह क्षेत्र जुड़ सकेंगे। और जब सांस्कृतिक संबंध अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उसमें अगर कोई दूसरा देश इंटरफियर करता है, जैसे चाइना की भूमिका बनी रहती है, तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो हाईवे है, जैसा कि हमने बताया, उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के मोरे से प्रारंभ होगा, म्यांमार के ताम से होते हुए, यांगून होते हुए आगे बढ़ेगा और यह जो है कि थाईलैंड के माइसोते तक जाएगा। इसकी जो लंबाई होगी लगभग 1400 किलोमीटर होगी, 4 लेन का होगा। और इसको आगे चलकर हमें इस प्रयास यह करना है कि यहाँ पर एक जो है कि त्रिपक्षीय मोटर वाहन समझौता हो जाए, जिससे क्या हो, यह यहाँ पर जो सामानों का आवागमन है वो काफी निर्बाध तरीके से हो सके। आपने देखा होगा यूरोपीय यूनियन में जो वस्तुओं और सामानों का जो कि ज्यादा व्यापार हो पाता है, उसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ जो बाउंड्री है वहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस है काफी कमजोर। ठीक इसी तरह से आप जो है कि यूएस से मैक्सिको और साथ कनाडा के संबंधों में भी देख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का विचार रखा। फिर आगे यह कहा गया कि आगे चलकर हम क्या करेंगे कि जो अन्य हमारे जो पोर्ट वाले क्षेत्र हैं उनको जोड़ देंगे, जैसे देबई पोर्ट को जो कि आपका म्यांमार का है, इसको जोड़ दिया जाएगा चेन्नई पोर्ट से, और थाईलैंड के जो है कि लेई चाबांग पोर्ट से। लेई चाबांग पोर्ट का मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा आपका लेई चाबांग पोर्ट। और देखिए यहां पर क्या है, करान नहर है और इस तरह से हम जोड़कर क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यह रहा आपका म्यांमार, और म्यांमार का जो दक्षिणी विस्तार देखेंगे आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ये रहा देबई पोर्ट और यहां पे आपका जो है कि चेन्नई पोर्ट। इस तरह से जब यह जुड़ जाएगा तो हमारे पास इस क्षेत्र में पहुंचने के दो विकल्प होंगे। दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है, जापान के द्वारा भी उधर से एक रास्ता विकसित किया जा रहा है और उसको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। और इसी को जोड़ने के लिए हम आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो स्वाभाविक है यहाँ पर अन्य जो देश हैं उनकी भी नजरें इस पर थी, लेकिन इन तीनों देशों ने काफी अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और यह कहा कि हमें आगे चलकर इसमें जितनी भी प्रकार की रुकावटें हैं सबको दूर किया जाएगा। इसी के कारण यहां पर जो है कि जितनी भी ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स थी उनको सभी देशों ने समझा और यहां पर कई प्रकार के पुलों, इंटरकनेक्ट करने वाले सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह से यह जो प्रोजेक्ट है रुके नहीं। और प्रोजेक्ट को इसलिए हमें बढ़ाते रहने की आवश्यकता है ताकि यहां पर जो विकास की संभावनाओं में चीन की घुसपैठ ना हो जाए। भारत के जो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं वह सार्क से जुड़े हुए हैं, बिम्स्टेक से जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने भी कहा है हाल ही में कि वह भारत म्यांमार जो थाईलैंड का ट्राइलेटरल अर्थात त्रिपक्षीय हाईवे प्रोजेक्ट है जिसको हमने दिखाया, उससे जुड़ने की अपनी इसने इच्छा जाहिर की और उसने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट से जुड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता है और उसमें भारत का उसने सहयोग मांगा। वर्ष 2019 में म्यांमार, थाईलैंड के अलावा इस प्रोजेक्ट में लाओस को भी जोड़ दिया गया, कंबोडिया और वियतनाम को भी जोड़ा गया। यानी यह जो पूरा क्षेत्र है इस कॉरिडोर के माध्यम से लगभग आधा आसियान या उससे अधिक देश इससे जुड़ चुके हैं और इस पर तेज गति से हम कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी में
और मजबूत तरीके से इंप्लीमेंट करके जापान के द्वारा जो बनाया जा रहा है, यह देखिए ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे जोड़ देंगे तो स्वाभाविक है जब हम यहाँ पर म्यांमार से इस तरह से पोर्ट के माध्यम से जुड़ जा रहे हैं, इधर से हमारे आने वाले हाईवेज के माध्यम से जुड़ जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर अन्य जो हाईवेज का निर्माण हो रहा है उससे जुड़ जा रहे हैं, तो इस तरह से जो हमारा ट्रांस ईस्ट एशिया कॉरिडोर है आने वाले समय में भारत के लिए कई प्रकार के अवसर उत्पन्न कर सकता है। तो 17 दिसंबर को क्या हुआ था, बैठक हुई थी और इस बैठक में जो है कि बांग्लादेश के प्रधान जो है कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा, शेख हसीना जी ने, कि हमें क्या चाहिए कि भारत का सहयोग चाहिए कि वह हमें इस राजमार्ग परियोजना से जोड़े। और यह जो पूरा प्रस्ताव आया है बांग्लादेश की तरफ से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले जब हमने इसको प्रारंभ किया था, अर्थात भारत, म्यांमार और थाईलैंड ने, जिसको इंडिया म्यांमार जो है कि थाईलैंड हाईवे, IMT हाईवे के नाम से भी जानते हैं, जब इसको हमने प्रारंभ किया था उस समय हमने बांग्लादेश के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर खालिदा जिया की सरकार थी और उन्होंने इससे मना कर दिया। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, कई प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है आपने देखा कि काफी तेजी से इस समय आगे बढ़ रही है, तो उसको भी जरूरत है कि वह क्या करे कि अपने आर्थिक हितों को या फिर वहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पहुंचाए। और उसके लिए क्या होता है, यह जो कॉरिडोर है काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे आप जो है यह IMT कॉरिडोर को ले लीजिए या फिर जो जापान के द्वारा बनाया जा रहा कॉरिडोर है उसको ले लीजिए, या फिर दोनों को जोड़कर जो ट्रांस जो है कि ईस्ट एशिया कॉरिडोर बनेगा उसको ले लीजिए। इसके माध्यम से जो है कि बांग्लादेश को कई प्रकार की संभावनाएं नजर आती हैं और बांग्लादेश भी चाहता है कि यहां पर वह अपने न सिर्फ आर्थिक हितों की पूर्ति कर पाए बल्कि रणनीतिक जो उसके लाभ हैं उसको भी उठाए, और इसी के तहत जो है कि बांग्लादेश ने ऐसा कहा है। इसके अलावा अब चूंकि इसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश को ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने कहा तो हो ही जाएगा, इसमें जो अन्य सदस्य हैं उनको भी इसमें जो है कि उनको बांग्लादेश का फेवर करना होगा, अर्थात म्यांमार और थाईलैंड की भी स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके बाद ही बांग्लादेश इससे जुड़ पाएगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश इससे जुड़ जाता है तो वहां पर जितनी संभावनाएं हैं उसके लिए भी एक अवसर होगा, और यही चाह रहा है बांग्लादेश कि क्यों ना, जबकि हम अन्य क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं तो अपने विकास के लिए हम क्या करें, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। अगर सोचिए इसमें बांग्लादेश भी जुड़ जाता है तो हमारे लिए संभावनाएं कितनी अच्छी हो जाएंगी। यह जो कॉरिडोर है जैसे कि यहां पर मैंने दिखाया, यहां पर बना हुआ है, भारत यह चाहता है कि इस कॉरिडोर को हम आगे तक बढ़ाएं, अर्थात यह जो कॉरिडोर अभी यहां से बन रहा है इस कॉरिडोर को ऐसे लाते हुए हम यहां इसको नोएडा तक लाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है भारत के लिए भी फायदा है और बांग्लादेश के लिए भी फायदा है। इसलिए भारत ने भी कहा है कि वह अपनी तरफ से जरूर सहयोग करेगा और आने वाले समय में हमें यह सुनने को मिल सकता है कि बांग्लादेश भी इससे जुड़ चुका है। दूसरी चीज कि भारत को इसलिए भी सहयोग करना होगा क्योंकि यहां पर जो बांग्लादेश का जो फेवर है वह भारत के संदर्भ में बना रहे, भारत के अनुकूल बना रहे, इसके लिए भी करना होगा। आपने देखा नेपाल में चाइना ने किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, जिसके वजह से नेपाल जो है कि एकदम चाइना के कब्जे में आ चुका है। तो भारत के सामने भी एक चुनौती है कि आखिर वह बांग्लादेश के हितों को कितना ख्याल रखता है, कैसे उन हितों का जो है कि वह उसके लिए कोई विकल्प उपलब्ध करवा देता। वर्ष 2014 में चीन ने अपने वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत प्रस्ताव रखा था कि चीन के कुनमिंग से लेकर कलकत्ता तक एक सड़क परियोजना बनाई जाएगी और इसको नाम दिया गया था BCIM, अर्थात बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ने से मना कर दिया, तो जिसके कारण यह जो रोड बनना था बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार के बीच में, यह प्रोजेक्ट जो है कि ऐसे ही रह गया। तो अब बांग्लादेश ने कहा कि जब BCIM नहीं बढ़ रहा है तो क्यों ना इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का जो प्रोजेक्ट है, जो रनिंग प्रोजेक्ट है, हम उसमें जुड़ जाएं। और इस समय अगर आपने देखा होगा तो जो चाइना के साथ बांग्लादेश के संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं है। उसके पीछे का एक कारण इंडिया भी है। इंडिया का भी एक छुपा हुआ हित है कि जितना बांग्लादेश चाइना से दूर है उतना अच्छा है, और इसी के तहत बांग्लादेश
भी ये चाहता है कि हमें जब चाइना के साथ आगे नहीं बढ़ना है तो अन्य जो संभावनाएं उनको तलाशा जाए। इसके अलावा बांग्लादेश जो है कि BBIN अर्थात बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का भी हिस्सा है और इसके तहत जो सामानों का संयुक्त आवागमन जो हो रहा है वह IMT अर्थात इंडिया म्यांमार जो है कि थाईलैंड प्रोजेक्ट से जुड़कर और आगे बढ़ा सकता है। और जब यह प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांस ईस्ट एशिया कॉरिडोर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बांग्लादेश की जो सामान है जो कि कई मामलों में काफी सस्ते भी होते हैं, उनकी पहुंच जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक हो जाएगी, आसियान के देशों तक हो जाएगी। बांग्लादेश और IMT सदस्यों को एक बड़ा अवसर इस क्षेत्र में इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि ये जो परियोजना है आगे चलकर जैसा कि हमने बताया इससे जुड़ जाएगी। और ये जो जापान के द्वारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो हमने दिखाया, वह वियतनाम के दानांग से लेकर म्यांमार के यांगून तक वह सड़क का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से यांगून में क्या हो रहा है, जो हमारा IMT कॉरिडोर है वो भी जा रहा है और जापान का ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी आ रहा है। तो इस तरह यांगून पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा और पूरा जो है कि ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र लगभग जुड़ जाएगा। इससे जुड़ने से सबसे बड़ी फायदा यह होगा कि भारत का अभी जो व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र में ज़्यादा है वह प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी बढ़ेगा। आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड, अन्य देशों तक हमारी पहुंच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर जो चाइना का वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको भी हम कमज़ोर कर पाएंगे, उसको भी हम काउंटर कर पाएंगे। अब देखना यह होगा कि आखिर भारत कैसे इसको कर पाता है। एक चीज़ और समझिए कि भारत के दबाव में ही बांग्लादेश ने चीन द्वारा बांग्लादेश में विकसित किए जा रहे सोनादिया डीप सी प्रोजेक्ट, यह जो डीप सी जो है कि पोर्ट का मतलब है कि चीन कह रहा था बांग्लादेश में वह क्या करेगा, एक स्थान है वहां पर एक पोर्ट का विकास करेगा, लेकिन भारत के दबाव में बांग्लादेश ने इसको कैंसिल कर दिया। अब जब कैंसिल कर दिया तो क्या सोच के किया होगा कि भारत कहीं ना कहीं उसके हितों को समझेगा। तो इस तरह से अब यह जो पोर्ट तो कैंसिल हो गया, लेकिन भारत ने कहा है कि हम क्या करेंगे, आपको यह जो कॉरिडोर है इससे जोड़ देंगे, तो जितना फायदा आपको चाइना के इस पोर्ट से हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता था। भारत यदि बांग्लादेश को अपने पक्ष में रखना चाहता है तो उसको भी जरूरत है कि वो उसकी जरूरतों को समझे। चीन ने एक और चाल चला था बांग्लादेश को अपने फेवर में करने का, वह था चीन में जो बांग्लादेश से निर्यात होता था, तो बांग्लादेश से निर्यात होने वाले सामानों पर उसने कहा था कि 97% जो गुड्स हैं उन पर या तो हम 0 टैरिफ रखेंगे या कम टैरिफ रखेंगे। लेकिन अब जो है कि अब इतनी बड़ा छूट देने के बावजूद अगर भारत जो है कि अपने को बांग्लादेश के साथ जोड़े रख सकता है तो वो इसी वजह से, क्योंकि वह भारत उसको दिखा सकता है कि हमारे पास देखिए आपके लिए काफ़ी अच्छे अवसर हैं। और जैसा कि भारत और बांग्लादेशों के संबंधों को हम समझते हैं तो भारत ने हमेशा प्रयास यह किया है कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे रहें। तो कहीं ना कहीं एक जो है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है जिसका फायदा जो है कि दोनों देश उठा सकते हैं। आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश इस समय जो है कि जो अपने यहाँ की रेल लिंक परियोजनाएं थी जो 1965 के वॉर के समय बंद कर दी गई थी, उनको दोबारा जो है कि वो चालू कर दी हैं। दोनों देश अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं, पोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में भारत बांग्लादेश इस पूरे कॉरिडोर का लाभ उठाते हुए इस पूरे क्षेत्र का न सिर्फ जो है कि आर्थिक लाभ उठा सकते हैं बल्कि इसका रणनीतिक लाभ भी उठा सकते हैं। ज़्यादा इसकी व्याख्या करने पर अगर मैं आपको डेटा देखने लगूं तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर और वह है चाइना का जासूसी नेटवर्क। एक चीज को समझिए थोड़ा सा, वह है इंटर पार्लियामेंट अलायंस ऑफ चाइना, इसको शॉर्ट में बोला जाता है आईफेक। इसका गठन हुआ था जून 2020 में, कुछ समय पहले। इसका जो काम है वह है चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखना और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो संबंध है वह डेमोक्रेसी वाले देशों के साथ कैसा है इस पर यह नजर रखती। इसमें जो है कि यह जो आपका अलायंस है इसमें 19 देशों के लगभग 150 सांसद जुड़े हुए।
इस कमेटी को एक छोटा सा डेटा मिला था, डेटा पहले ही सामने आ गया था लेकिन अभी इसके सामने कुछ समय पहले ही आया, और ये डेटा यह था कि इसमें जो कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के 20 लाख लोगों का डेटा था। 20 लाख लोगों का डेटा, और किससे संबंधित थे? चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी। इनको जब ये डेटा मिला तो इसका इन्होंने विश्लेषण किया, उसमें पता चला कि जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के 20 लाख लोग हैं, इसमें 99% जो सदस्य हैं वह चाइना के हान समुदाय से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत जो है कि आगे पता चली, और वह यह थी कि यह जो डेटा था इसमें नाम, पते, पद और पद की भी जानकारी थी। जब इन सभी चीजों को खोजा गया तो पता चला कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग 90,000 शाखाएं पूरे विश्व में, एक दो शाखाएं नहीं है, लगभग 90,000 शाखाएं हैं। अर्थात लोग नहीं, शाखाएं, ब्रांच का होना। और एक ब्रांच में अगर सोचिए 10, 20, 100 लोग भी जुड़े हैं तो कितनी बड़ी संख्या है। अब जब डेटा सामने आया तो लोगों को लगा कि कोई बात नहीं, एक पार्टी है जो अपनी पहुंच को बढ़ा। लेकिन जब यह डेटा मीडिया को सौंपा गया और उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो कई प्रकार के खुलासे हुए। इन खुलासों से यह पता चला कि जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं वह दुनिया की कई बड़ी कंपनियों, कई सरकारों में जो है कि सरकारी पदों में है, कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में है, कई रक्षा विभागों में है, कई दूतावासों में यह काम कर रहे हैं। इवन जो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस यूनिट होती हैं उसमें भी चाइना की यह जो लोग हैं वह कार्य कर रहे हैं। अर्थात जिसको हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम समझते हैं हमारे यहाँ जो भी संगठन है, DRDO को ही हम ले लेते हैं, हमको लगता है कि DRDO में जो कुछ भी हो रहा है वह भारत में ही पता है, अन्य किसी को पता नहीं, और भारत चाहता है कि उसकी सूचनाएं बाहर भी नहीं जाए। लेकिन हो सकता है कि यह जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के यह जो 20 लाख लोग हैं उनमें से कुछ लोग हमारे यहाँ एम्बेसी में हों, हमारे यहाँ के जो सरकारी प्रतिष्ठान है उसमें शामिल हों, क्योंकि ये चीजें आनी सामने हो गई। ये अभी की चीजें नहीं चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर हर देश में खलबली मची हुई है और इसको खोजा जा रहा है और बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ भी चुके हैं। अर्थात ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, यह जो है कि इसके आंकड़े मिल रहे हैं कि यह जो चाइना के कम्युनिस्ट लोग हैं यह क्या कर रहे हैं, कई देशों की सरकारों में अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं और वहां के देशों की पॉलिसी को चाइना के संदर्भ में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे किया हो गया होगा ये? मान लेते हैं आज से 25 साल 50 साल पहले जो लोग कहीं दूसरे देशों में किसी कार्य के लिए गए, उनको चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले अपने से जोड़ा, उनको लाभ के पद का जो भी लालच दिया है या कुछ भी किया हो, और उससे वो लोग जुड़ गए और इस समय वह क्या है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। और ऐसे ही सदस्यों का डेटा 20 लाख लोगों का डेटा ऐसा मिला, और जब उनका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि प्रत्येक देश में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं। स्वाभाविक है, एक काफी चिंताजनक है, लेकिन यह हकीकत भी है। अब हुआ क्या कि यह जो चीन, आपको पता है कि पहले क्या करता था, वह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के माध्यम से सेंधमारी करता था, सूचना एकत्रित करता था। जैसे हमने हुवेई, जो हुवेई वहां की 5G कंपनी है, उसको कई देशों में बैन इसीलिए किया गया क्योंकि उसमें चाइना के हित हैं, वह उसके माध्यम से डेटा को अपने पास देखता है। लेकिन अब ऐसे सोचिए कि जो व्यक्तियों के माध्यम से वह ऐसा कर रहा है तो उसको आप कैसे रोकेंगे और कैसे पता करेंगे अगर नाम बदल लिए गए हों तो। कुल मिलाकर अभी की घटना यह है कि अफगानिस्तान में चीन का एक पूरा जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया है। काबुल पुलिस ने जो है कि छापा मारकर खुफिया सूचना इकट्ठा कर रहे 10 जासूसों को, जो कि चाइना के, इनको गिरफ्तार किया और सूचना के मुताबिक पकड़े गए सभी लोग चीन की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और इनमें से 2 सदस्य तो जो आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क है, जो कि तालिबान का सबसे खूंखार चेहरा माना जाता है, इससे जुड़े हुए थे। अर्थात यहां पर वह जो है कि आतंकवादी की गतिविधियों में संलिप्त थे, खुफिया सूचनाएं चुराकर वह चाइना भेज रहे थे। सामने आई जानकारी के अनुसार पकड़े गए चीनी जासूस एक फर्जी जो है कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट अर्थात ETIM संगठन खड़ा करने की भी कोशिश कर रहे थे। प्रश्न आएगा ये क्या है? तो दरअसल यह जो ETIM है अर्थात ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये क्या है, चीन का जो सिंजियांग प्रांत है, जैसे कि हमारा जो लद्दाख क्षेत्र है, उससे अगर आप उत्तर पूर्व की ओर देखेंगे तो सिंजियांग प्रांत, वहां पे सिंजियांग प्रांत में जो उइगर समुदाय के लोग रहते हैं उसमें से एक धड़ा जो है कि अलगाववादी समूह का है जो इस नाम का संगठन बना। तो
यहाँ पर क्या किया जा रहा था अफगानिस्तान में कि यह जो लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने कहा क्यों ना हम एक फेक क्या करें, ETIM बनाएं और इसके माध्यम से हम क्या करें, जो ओरिजिनल ETIM है अर्थात ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, उससे जुड़ें और हम क्या करें, कुछ गतिविधियों को अंजाम दें। कहां, सिंजियांग प्रांत। जब यह फर्जी क्या करेगा, ETIM वहां पर कार्य करेगा, तो चाइना की सरकार को बहाना मिल जाएगा कि यह लोग अलगाववाद में लिप्त हैं और इसके आधार पर वह दमन करेगा। चूंकि अभी ये जो उइगर समुदाय का मुद्दा है, आपको पता है यहाँ के लोगों का मानवाधिकार का हनन चाइना लंबे समय से करता आया और क्या दिखाकर करता आया है कि ये लोग अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं। और यह जब खबर सामने आई कि फर्जी ETIM का निर्माण करके इन गतिविधियों में शामिल हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना की किस बात पर आप भरोसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि यह कोई नई चीज नहीं है। चाइना ने ऐसे जो है कि फर्जी पहले ही संगठन बनाकर वह अपने ही माध्यम से जो है कि गतिविधियों को अंजाम देता है और क्या करता है, जो वहां के निर्दोष लोग हैं उनको इसका शिकार। तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसकी जांच की जो जिम्मेदारी है वहां के प्रथम उपराष्ट्रपति को दे दी है और इनका नाम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यह जो है अफगान इंटेलिजेंस के पूर्व चीफ रहे हैं और इसके ही जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है ताकि यह संवेदनशील मुद्दों को आसानी से समाधान कर सके। उपराष्ट्रपति ने चीन से कहा है कि यदि यह इसके लिए माफी मांग लेता है तो वह उसके नागरिकों को क्षमादान दे सकता है, अन्यथा इसका खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। देखना यह होगा कि आखिर इसमें क्या क्या सूचनाएं सामने आती हैं। ये जो पकड़े गए लोग हैं इनके संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक दो लोग नहीं है, यह कई लोग हैं। और इसमें से पता चला कि काबुल में एक महिला थी, वह जो है कि एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वहां पर अलकायदा, तालिबान और अन्य संगठनों के लोगों की मीटिंग होती थी। जो पकड़े गए लोग हैं उनसे न सिर्फ जो है कि जो है असलहे बरामद हुए हैं अर्थात हथियार बरामद हुए हैं, बल्कि विस्फोटक सामग्री भी मिली है। साथ ही साथ जो पकड़े गए लोग हैं उसमें से कई लोगों ने स्वीकार किया है कि वह पिछले लंबे समय से कई जो है कि सूचनाओं को उन्होंने चाइना तक पहुंचाया है और वह प्रमुख रूप से चाइना का जो वहां का जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि आखिर यह जो अफगानिस्तान है इसमें चाइना का हित है। तो देखिए यह आपका काबुल है, यह पाकिस्तान है और आपको पता है कि यहां से एक कॉरिडोर जो जाता है और इसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दरअसल है क्या कि यहाँ पर चाइना दो तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहा है। पहला तो ये है कि इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के जो तालिबानी संगठन है, यहाँ के जो लड़ाके हैं, उनके साथ अपने आप संबंध ऐसे बनाना चाहता है जिससे इसके इस कॉरिडोर को कोई नुकसान ना हो। दूसरा, आने वाले समय में जब यहाँ से अमेरिका वापस जा रहा है तो वह अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके, इसका भी वह प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में यह जो क्षेत्र है यहां पर पाकिस्तान का सहयोग लेकर और जो है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। कहीं ना कहीं ये जो पकड़े गए पूरा एक नेटवर्क है, आने वाले समय में ये सूचना मिल सकती है कि इसका लिंक एक पाकिस्तान से भी दिखाई देगा। और पाकिस्तान और जो है कि चाइना का एक ही मोटो है और वह है कि अभी तक जिस तरह से अमेरिका इसका प्रयोग करता आया था, पहले जो है कि सोवियत रूस ने किया था, ठीक इसी तरह से इस अफगानिस्तान की अस्थिरता का फायदा चाइना अपने हितों के अनुसार उठाए। तो हमें यह देखना होगा कि आखिर इस जासूसी नेटवर्क के विषय में और कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं। आप समझ सकते हैं कि यह जो पूरा इनका जासूसी नेटवर्क है कितना खतरनाक। अभी तो एक देश से सूचना आई है, ऑस्ट्रेलिया के में तो सूचना यह भी आई है कि वहां के कई एम्बेसी, कई जो है कि बड़े बड़े बैंक जो वहां के प्रमुख बैंक हैं उसमें मिले हैं। आपको जानकारी बता दूं कि जो फाइजर कंपनी है, एस्ट्राजेनेका कंपनी है, उसमें भी यहाँ के जो लोग 20 लाख लोग थे उनमें से कुछ लोगों की उपस्थिति का पता चला है। अर्थात जो चाइना अभी मेडिसिन के संदर्भ में दावा करता है, तो आने वाले समय में अगर जो है कि फाइजर या एस्ट्राजेनेका की कोई सूचनाएं उस तक पहुंचे होंगे तो उसका भी वो उपयोग कर सकता है। तो ये तो अभी वह सूचनाएं हैं जो छिटपुट तरीके से आ रही हैं, लेकिन यदि हर देश अपने इस चुनौती का सही तरीके से समाधान करता है तो आने वाले समय में पता चलेगा एक पूरा नेटवर्क है और उस नेटवर्क का उपयोग चाइना अपने हिसाब से कर रहा है। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।